वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो बुक है वो है कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि पार्ट ए है। और इस बुक का ये है चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्चुअल में जो चैप्टर है उसमें बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है, ये चीज़ हमने देखी थी। हमने इसमें चैप्टर 1 के बारे में, जैसे मैंने बताया कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 थोड़ा सा कनेक्टेड है, ठीक है, अगर हम पहले के सिलेबस के हिसाब से देखें। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस है उसमें ये चैप्टर नंबर 1 है, ओके। तो उसमें हमने कोल्ड वॉर के बारे में भी देखा था, कोल्ड वॉर होती क्या है। फिर हमने बाइपोलैरिटी का मतलब समझा। इस बर्लिन वॉल के बारे में देखा, जो कि ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इसका आपको जो लिंक है या तो वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आपको उसकी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लीडर दे रखे हैं, व्लादिमीर लेनिन। जो टाइम पीरियड क्या है इनका, 1870 से 1924 का टाइम पीरियड है। तो उस टाइम पर जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये वहाँ के यूएसएसआर के वहाँ के हम कह सकते हैं कि लीडर थे, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर में चल रही थी, तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन है, व्लादिमीर लेनिन है, ठीक है। लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, इसके भी लीडर हैं। फाउंडर हेड ऑफ यूएसएसआर के फाउंडर अगर हमें पूछा जाता है तो हम किसका नाम लेंगे, इन्हीं का नाम लेंगे, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन का। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग रेवोल्यूशन 1917 to 1924, an outstanding theoretician and practitioner of Marxism and a source of inspiration for communists all over the world। तो बेसिकली ये जो व्लादिमीर लेनिन है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो आइडियोलॉजी है, कौन सी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, इसको इन्होंने फैलाया था। और इनकी एक और आइडियोलॉजी है इम्पेरियलिज्म, ठीक है। ये आइडियोलॉजी भी किसकी है, इनकी ही है, ठीक है। और ये किस मेन इसमें क्या चीज़ है कि यूएसएसआर के फाउंडर हेड है और वहाँ के लीडर भी हैं। और इनका टाइम पीरियड जो है ये भी मेन है, 1870 से 1924 तक का। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में सोवियत यूनियन है, सोवियत सिस्टम है, ये है क्या, ये चीज़ हम देखेंगे। तो मैं आपको बार बार यूएसएसआर बोल रही हूँ, जिसका जो मतलब है वो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसी को सोवियत सिस्टम कहा जाता है। केम इनटू बीइंग आफ्टर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, ठीक है। तो जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में 1917 में, उसके बाद ये यूएसएसआर बना। यूएसएसआर में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। और ये जो सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन का मतलब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन यहाँ पर बताया गया है। तो जो रेवोल्यूशन था इसमें सोशलिज्म का आइडिया था। सोशलिज्म का आइडिया मतलब, सोशलिज्म मतलब होता है एक तरीके से कॉमन ओनरशिप। वैसे तो इनकी पूरी बुक होती है एक आइडियोलॉजी के ऊपर, लेकिन अगर हम शॉर्ट मीनिंग देखें तो वो क्या है, कॉमन ऑनरशिप, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, जो भी चीज़ें हैं, वो उसमें सब कॉमन ऑनरशिप रहे, ठीक है। एज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म को अपोज करते थे। कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी आइडियोलॉजी है, प्राइवेट ऑनरशिप की, ठीक है, जिसमें प्राइवेटली जो भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, जो भी चीज़ है, उनको ऑन किया जाता है। तो ये प्राइवेट ऑनरशिप को दर्शाती है कैपिटलिज्म। तो ये जो रेवोल्यूशन था वो सोशलिज्म के आइडिया पर बेस्ड था, और एक कैपिटलिज्म जो है उसको अपोज कर रहे थे, ठीक है। और क्या चाहते थे कि एक इक्वल सोसाइटी बनेगी। एलिटेरियन का मतलब होता है कि सब समान हो, सबको इक्वालिटी मिले। एंड दिस वाज परहैप्स बिगेस्ट अटेम्प्ट, ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में इस इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करने का और एक ऐसी सोसाइटी बनाने का जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो। ऐसा करने में जो सोवियत सिस्टम को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने स्टेट को प्राइमेसी दी, यानी कि स्टेट को ऊपर रखा कि सारी चीज़ें स्टेट ही कंट्रोल करेगी, जो पार्टी का इंस्टीट्यूशन है वही कंट्रोल करेगा, प्राइवेटली कुछ भी ऑन नहीं होगा। और जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पर इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही इसमें खड़ी रहती है, ठीक है।
और कम्युनिस्ट पार्टी की काफ़ी अथॉरिटी थी उस टाइम पर, और कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो, कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी के अपोजिट में वो खड़ी नहीं हो सकती थी, उसको अलो नहीं किया जाता था। ठीक है, सिर्फ कम्युनिस्ट एक ही पार्टी थी डोमिनेशन में, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और जो इकोनॉमी थी वो प्लान की गई थी, ठीक है, प्लान थी एंड स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। After the Second World War, East European countries that Soviet army had liberated from fascist forces came under the control of USSR. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे अगर ये यूएसएसआर का मैप है तो यहाँ की साइड वाली जो कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज थी, ठीक है, जो सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम, जिसमें जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को जिस सोवियत आर्मी ने लिबरेट किया था, उसको आज़ादी दिलवाई थी फासिस्ट फोर्सेस से, ये भी यूएसएसआर के अंडर ही आने लगी। और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था इन सारी कंट्रीज़ का, वो यूएसएसआर जो है उसी के द्वारा हैंडल किया जाता था। ये जो ग्रुप था कंट्रीज़ का, इनको सेकेंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक कहा जाता था। और जो वर्सा पैक्ट है, वर्सा पैक्ट एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जो इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ के रखता है। जैसे ये यूएसएसआर है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। अब ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ है, ये एक वर्सा पैक्ट जो है उसी के वजह से ये एक साथ रह रही। तो वर्सा पैक्ट क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है जो सभी कंट्रीज़ को साथ में रखता है यूएसएसआर की। एंड सोवियत यूनियन बिकेम ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सोवियत यूनियन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप सबको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म कैसे हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जापान की हार के साथ, जब जापान जो है वहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब फेंक दिया गया था, तब जापान की हार हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही सोवियत यूनियन जो है वो इमर्ज होकर आता है एज अ ग्रेट पावर्स। ठीक है, सबसे आगे तो यूएसए था ही, लेकिन यूएसए के बाद जो सेकेंड सबसे ज़्यादा पावरफुल यूनियन था वो कौन सा था? यूएसएसआर ही था। सोवियत इकनॉमी जो थी वो सबसे ज़्यादा डेवलप थी आफ्टर द यूएस। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यूएस के बाद जो सबसे ज़्यादा डेवलप इकनॉमी जो थी वो किसकी थी? सोवियत इकनॉमी की थी, सोवियत यूनियन की थी। इट हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज। अब यहाँ पर सोवियत जो सिस्टम है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज भी यहाँ पर है, जैसे कि ऑयल, आयरन एंड स्टील, और मशीनरी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो कि इसको रिमोटेस्ट एरियाज़ यानी कि जो बहुत दूर के जो एरियाज़ होते हैं उनसे कनेक्ट करता है विद एफिशिएंसी के साथ। इसमें यहाँ पर एक डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी है जो कि हर चीज़ प्रोड्यूस करती है, पिन से लेके कार्स तक। थ्रू देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो वेस्टर्न स्टाइल से मैच नहीं करती है, वेस्टर्न कंट्री से मैच नहीं करती है। और जो सोवियत स्टेट है एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सोवियत स्टेट जो है वो हर सिटीज़न को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड तो करती है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कि नेसेसरी होती है जीने के लिए। और गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेसिक नेसेसिटीज़, और जो गवर्नमेंट है वो बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करती है सिटीजन्स के लिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और बाकी के वेलफेयर स्कीम्स। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। ठीक है, सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिली हुई है। स्टेट ऑनरशिप जो है वो सबसे डोमिनेंट फॉर्म है ऑनरशिप की, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टेट की ऑनरशिप में ही है। स्टेट ही है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगी और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्राइवेट ऑनरशिप यहाँ पर नहीं है। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लैंड है, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्टिव गुड्स जो हैं, एसेट्स जो हैं, वो सारी चीज़ें सोवियत स्टेट के द्वारा ही कंट्रोल की जाती थी। जो सोवियत सिस्टम है वो बहुत ब्यूरोक्रेटिक था। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट था एंड अथॉरिटेरियन। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी यहाँ पर किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ स्टेट की ही अथॉरिटी थी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई थी। लाइफ जो है सिटीजन्स की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी जो है वो नहीं दे रखी थी, लोगों की नहीं सुनी जाती थी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लोगों को नहीं दे रखा था यहाँ पर। स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस, तो इस चीज़ से लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों ने अपना जो
असहमति है, जो डिसेंट है, वो कैसे दिखाते थे, वो जॉक्स के थ्रू या फिर कार्टून्स के थ्रू दिखाते थे। तो इन चीज़ों को भी सप्रेस कर दिया जाता था सोवियत यूनियन के द्वारा। और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस थे सोवियत स्टेट के, उनको रिफॉर्म की ज़रूरत थी। रिफॉर्म मतलब होता है बदलाव लाना, तो बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, चेंज लाने की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो पावर में होती है, और कोई पार्टी पावर में आ ही नहीं सकती। और यहाँ पर वो पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है, बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। तो इसका बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल था लोगों के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ये लोगों के लिए अनअकाउंटेबल थी, अकाउंटेबल नहीं थी, यानी कि लोगों के लिए आंसरेबल नहीं थी। लोग इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे ना, और ये वैसे भी लोगों को आंसर कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं बताते थे, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं करते थे। और जो पार्टी है वो लोगों का जो अर्ज है, यानी कि लोगों का जो आग्रह है, उसको रिफ्यूज़ कर देती है। इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक दैट फॉर्म द सोवियत यूनियन टू मैनेज देयर ओन अफेयर इंक्लूडिंग कल्चरल अफेयर्स। ठीक है, कि लोग जो है अपनी कंट्रीज़ में खुद से कुछ भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते हैं, रिपब्लिक नहीं लाया जा सकता है। ऑल्दो ऑन पेपर, पेपर पर तो क्या लिखा है कि रशिया जो है वो 15 रिपब्लिक में से सिर्फ वहाँ का एक पार्ट है, ठीक है, जो यूएसएसआर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन रियलिटी में क्या है कि रशिया डोमिनेट करता है हर चीज़ को, यानी कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा पावर उस टाइम पर थी यूएसएसआर में। वैसे तो बताया पेपर पर क्या था कि रशिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर का क्या है, सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये यूएसएसआर का पार्ट नहीं था, बल्कि यहाँ पर पार्ट तो था, लेकिन एक्चुअल में रशिया के पास ज़्यादा पावर थी। ठीक है, बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करके देखें तो रशिया के पास ज़्यादा पावर थी। इन द आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, वो जो यूएस है उसकी बराबरी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। आर्म्स रेस मतलब होता है कि जब किसी वेपन वगैरह की मतलब रेस वगैरह हो वेपन के रिगार्डिंग, तो सोवियत यूनियन ने भी यूएस की पूरी बराबरी की है। और जो चाहे कितने भी ग्रेट कॉस्ट लगी हो, चाहे कितनी बड़ी कीमत चुकाई हो, फिर भी इन्होंने इसकी बराबरी की है। सोवियत यूनियन लेग्ड बिहाइंड, लेकिन फिर भी जो सोवियत यूनियन है वो टेक्नोलॉजी में वेस्ट से पीछे ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि ट्रांसपोर्ट एंड पावर, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस जो है लोगों की, उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था सोवियत यूनियन। इस चीज़ में भी ये यूएस से पीछे था। एंड जो सोवियत इन्वेजन है अफ़गानिस्तान में, यानी कि सोवियत अफ़गानिस्तान में जब इन्वेड करते हैं, वहाँ पर जाते हैं 1979 में, तब भी वेपन्स की ज़रूरत होती है, तो तब भी ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स पर ये अपना जो भी खर्चा वगैरह है वो वेपन्स पर ही कर देते थे, मिलिट्री पर कर देते थे, लोगों पर नहीं करते थे। तो इस वजह से भी ये सिस्टम काफ़ी वीक होता गया। एंड थ्रू वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, वेजेस वहाँ पर फिर भी बढ़ रही थी, ठीक है, मजदूरी वहाँ पर फिर भी बढ़ रही थी, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी जो है वो वेस्ट से पीछे थी, टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, प्रोडक्टिविटी में भी बहुत पीछे था। और इससे क्या हो रहा था, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेजेस हो रही थी। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो ह्यूमन अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूम करते हैं गुड्स, वो वाले गुड्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो शॉर्टेज हो गई थी कंज्यूमर गुड्स की। फूड इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे थे। फूड इंपोर्ट्स का मतलब है कि बाहर की कंट्री से इंपोर्ट्स मतलब बाहर की कंट्री से फूड लाए जा रहे थे कंट्री में, तो इस वजह से पैसा भी काफ़ी लगता था, तो ये चीज़ हर ईयर बढ़ रही थी। सोवियत इकनॉमी जो है वो फॉल्टर हो गई थी, बहुत डाउन चली गई थी लेट 1970s में, और स्टेगनेंट हो गई थी, ठीक है, लड़खड़ा रही थी। स्थिरता जो है वो बाद में स्थिर हो गई थी। तो इसमें हमने क्या देखा कि सोवियत सिस्टम जो है वो क्या था एक्चुअल में, सोवियत सिस्टम का मतलब, और वहाँ पर किस प्रकार की गवर्नमेंट थी और कैसे वहाँ पर सिटीजन्स के साथ बिहेव किया जाता था, ये टॉपिक हमने समझा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है गॉर्बेचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। ये भी एक लीडर ही है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।